All right, everybody. So the chapter which we are practicing today is mensuration and trigonometry. तो ये mensuration और trigonometry जो chapter है आपके maths का, एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको स्किप नहीं कर सकते, इफ़ यू वांट टू गेट एन ए और ए स्टार, तो आपने इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। थोड़े से लाइटर नोट्स के ऊपर क्वेश्चन हैं, तो हम लोग अब कोशिश करेंगे कि आप लोग कोशिश करें कि अपने पास जो है कॉपी रखें। ठीक है, आई होप मेरा स्क्रीन जो है वो पूरा विजिबल है आप सब लोगों को, आप सब लोग देख सकते हैं। तो नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। नाउ दे से दैट कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 4.7. So I know that this circle is something like that, and the radius of the circle is this thingy, and this is 4.7. By the circumference of the circle, they mean the boundary of the circle, and we have the formula for that, and that formula is सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पाई की वैल्यू लिखें 3.142। बेटा आप पाई का बटन कैलकुलेटर में मौजूद होता है, आप कैलकुलेटर में पाई का बटन यूज करो। ठीक है, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई एंड रेडियस इज 4.7। अब यहाँ पे ट्रिकी केस ये हो सकता है कि डायमीटर गिवन हो, तो डायमीटर को हाफ करेंगे तो यू विल गेट द रेडियस। तो यहाँ पे आपको पास आंसर मिल सकता है सी इज इक्वल टू 2। अच्छा लेट सपोज ये कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन ना हो, ये नॉन कैलकुलेटर हो, तो आपने 4.7 का डबल करना है। ठीक है, तो पहले मैं 4.7 का डबल करता हूँ। तो जब मैं 4.7 का डबल करता हूँ तो 2 7 ज़ार 14। IGCSE वालों का पहली दफ़ा आ रहा है नॉन कैलकुलेटर, तो क्वेश्चन उनके पास नॉन कैलकुलेटर कितने हैं नहीं। तो 2 4 ज़ार 8, 8 + 1 इज़ 9, तो ये आ रहा है तकरीबन 9.4। तो ये आ रहा है मेरे पास 9.4, 9.4 पाई। अब हम 9.4 पाई कभी भी नहीं लिखते पेपर में, ठीक है, हम लोग इसको डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 94/10 पाई। अब 94/10 जो है इट कैन बी सिंप्लीफाइड, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का वर्ड होगा, और वो वर्ड होगा कि गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको पता है कि 94 का आपने हाफ करना है। अगर आपको 94 का हाफ नहीं आता तो बेटा मेरी बात सुने, आपने इसमें कोई भी जल्दी नहीं करनी, रफ वर्किंग में आपने 94 को 2 पे डिवाइड करना है ताकि नंबर ना कटे। तो 8 4 ज़ार 1 नीचे आ गया, 4 नीचे, तो 7 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 47। दिस इज 47/5 पाई। अब आपको अगर कैलकुलेटर के अंदर, आपको कैलकुलेटर वर्जन क्वेश्चन है, तो आपने कैलकुलेटर में जब भी डाला होगा वैल्यू, तो 47/5 पाई आया होगा आपके पास। ठीक है, तो 47/5 पाई को जब आप प्रेस करेंगे, तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंसर बताया है वो है 29.5309। तो हमने आंसर यहाँ पे एग्जामिनर को पूरा शो करना है, लेकिन आंसर लाइन के ऊपर while writing answer on answer line you are supposed to write till 3 significant figures. The first significant figure is 2, second is 9 and the third one is 5, और 5 के बाद जो है वो 3 लिखा है, तो आंसर में हम लिखेंगे 29.5 is the total boundary of this circle, इस सर्कल की टोटल बाउंड्री है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट केस जो होता है कि सर्कल का जो 3D होता है वो हमारे पास हेमीस्फेयर है, और आपको नजर आ रहा है कि सेकंड क्वेश्चन ही हेमीस्फेयर के ऊपर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर। बेटा हेमीस्फेयर क्या होता है? हेमीस्फेयर बेटा सर्कल का स्फेयर का हाफ होता है। तो स्फेयर क्या होता है बेटा? आपके पास 3D ऑफ सर्कल है। तो ये इन टर्म्स ऑफ, आप इसको रियल लाइफ में इसको बाउल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बाउल के नाम से भी जानते हैं आप इसको, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर आपने कैलकुलेटर की पिक भेजनी थी। बेटा कैलकुलेटर की पिक्चर मैं आपको भेज भी दूंगा, और मैं ऐसा करता हूँ कि क्लास के दौरान ही, एक मिनट में अपना बैकग्राउंड ज़रा करता हूँ ब्लर, माय बैकग्राउंड। ओके, आप लोगों को कैलकुलेटर नज़र आ रहा है बेटा डिस्प्ले के ऊपर? डिस्प्ले के ऊपर कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। अब ये लाइट ब्लू कलर में भी आता है, ठीक है, और इसके डिफरेंट मॉडल्स नज़र आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह का कैलकुलेटर अपने लिए परचेज कर लेना है। इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, आप लोगों के लिए पिक्चर में ग्रुप में भेज दूंगा कि कौन कौन से कैलकुलेटर्स हैं जो कि आप लोग ले सकते हो। ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए वहाँ पे आपके लिए ग्रुप में बता दूंगा, और आप लोग वहाँ पे देख लेना कि अगर उनमें से कोई भी आपके पास है तो यू कैन यूज़ इट। अच्छा जी, बेटा फार्मूला शीट में देखें जो चीज गिवन है वो गिवन है, ठीक है जी। अच्छा, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ द वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, रेडियस फाइंड करना है हेमिस्फेयर का, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला जो है वो स्फेयर का दिया हुआ है। अब हमेशा याद रखना, बस एक चीज याद रखना, मैं याद करवा रहा हूँ। फॉर्मूला शीट में भी यू विल बी हैविंग 4/3 पाई आर क्यूब, बट दिस फॉर्मूला इज फॉर द स्फेयर नॉट फॉर द हेमिस्फेयर। बस हेमिस्फेयर के लिए याद रखें, 4 की जगह पे बट 2 लिख दें, 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द आपके पास हेमिस्फेयर के लिए। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर इज गिवन, तो v की जगह पे यू विल राइट 80। 80 इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो है कैलकुलेटर अगर आपके पास अलाउड है तो फाइन है, अगर नहीं तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, 3 वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 80 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। जितने स्टेप्स ले सकते हैं लें। 83 ज़ार कितना आता है बेटा? 80 टाइम्स 3 इज 240,
240 इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब। अब मैं 2 पाई को मैं वहाँ पे लेके जाऊंगा तो डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो 2 पाई पे हम वहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे कटेगा और 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा r क्यूब इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब बेटा अब ये नॉन कैलकुलेटर तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। सर इस बार के थ्रेशोल्ड की क्या प्रिडिक्शन है? यार मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थ्रेशोल्ड जो है ना, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जो हैं कैम्ब्रिज देते हैं, और फरवरी मार्च में जो पेपर हुआ है वो तो पहला पेपर हो गया आईजीसीएसई का, लेकिन थ्रेशोल्ड जो है मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल होगा, जितना पिछले सालों में था उतना ही होगा, इससे ना ऊपर ना ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, मुझे लगता है वैसा ही होगा। और बोथ भी हुआ तो शायद उससे थोड़ा सा कम हो जाए, इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हाफ होते हैं। अगेन r क्यूब इज इक्वल टू 120 बाई पाई। अगर नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है ना तो ये आपको कुछ ऐसे दे देगा, तो क्यूब क्यूब रूट कटेगा। अब यहाँ पे याद रखें कि आपके पेपर में जो है वो आपके पास ऑलरेडी जो है आपने इसको आंसर देना होगा। तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 120 डिवाइडेड बाई पाई, पाई के ऊपर भी क्यूब रूट आएगा। अब आपने लेट सपोज आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आपने स्ट्रेट अवे यहाँ पर ही आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वर्किंग आपने पूरा जो है देनी होगी। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, बताता हूँ आर की वैल्यू क्या आ रही है, जरा एक बच्चा लिख दे 3.3677। अच्छा जी, तो द वैल्यू ऑफ आर इज 3.3677। ओके, व्हाट इज द फाइनल आंसर? थ्री सिग्निफिकेंट लिखना है, ठीक है। पेपर नॉन कैलकुलेटर वर्जन की बात हो रही है, नॉन कैलकुलेटर में जितना आ रहा है सारा लिख दो। तो 3.36 तो आ जाएगा जी 3.37, ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो आई ओ लेवल्स वाले स्टूडेंट जो है ना, वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो इतनी देर उसको लिख लो जरा तुम लोग। अच्छा जी, आईजी वालों जरा गौर करो। कहते हैं टैंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट थ्री। तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? एक्स की वैल्यू आएगी बेटा टैंजेंट इनवर्स होगा स्क्वायर रूट थ्री का, स्क्वायर रूट थ्री का इनवर्स होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है पहले मुझे बता दे एक बच्चा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हेमीस्फेयर का वॉल्यूम आपको गिवन था 80, लेकिन फॉर्मूला स्फेयर का गिवन था, तो शॉर्टकट ये सिखाया कि ये 40 आ रहा है, ये 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 की जगह पे बस डायरेक्ट 2 लिख दो, तो ये आपका पास हेमीस्फेयर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो आपने 80 को लिखा और आर क्यूब को आपने सब्जेक्ट बनाया और आखिर में क्यूब रूट ले लिया। अच्छा जी, तो गुलाम मुस्तफ़ा ने बता दिया मुझे कि आंसर आ रहा है बेटा 60, एग्जैक्ट 60 आ रहा है बेटा कि नहीं? एग्जैक्ट 60 आ रहा है जी यहाँ पे आंसर, ठीक है जी। अब याद रखें बेटा क्लास कितनी लंबी होगी, क्लास का कोई पता नहीं है बेटा, जिस टाइम तक दिल चाहेगा उस टाइम तक ले लेंगे। अच्छा, तो रूल ऑफ प्लस याद करना है, बाज़ बच्चों ने इसको कास्ट रूल के जरिए भी याद किया होता है, ठीक है। तो ये वही कास्ट रूल है। यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली साइन इज पॉजिटिव, यहाँ पे ओनली टैंजेंट इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे ओनली कॉस इज पॉजिटिव। यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे थीटा होता है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक्स का नाम देते हैं कि जी ए एक्स है, तो ये होगा बेटा 180 माइनस एक्स, ये होगा बेटा 180 प्लस एक्स, और ये होगा बेटा आपके पास 360 minus x. Okay, so tangent, you can see one thing that the tangent inverse square root 3 is positive here. So tangent is positive in these two regions. The first one all and the third one. तो हमारे पास जो दूसरा टेंजेंट एक्स का जो सेकंड आंसर आएगा वो टेंजेंट एक्स का सेकंड आंसर क्या होगा? x2 हो जाएगा मेरे पास 180 प्लस एक्स, विच इज़ 180 प्लस 60। सो द फाइनल आंसर इज 240। आंसर लाइन पे दो आंसर्स लिखने हैं, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो आप लिखेंगे 60 कॉमा 240, दैट इज व्हाट द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज। ट्रिगोनोमेट्री पूछ सकते हैं जिसमें साइन कॉस की वैल्यू याद करनी होती है? जी बिल्कुल याद होती है, याद करनी होती है। उसका तरीका मैं भी क्लास में सिखा देता हूँ कि आपने साइन कॉस कौन से याद करने हैं और कौन से नहीं याद करने, ठीक है। वो मैं भी क्लास में सिखा देता हूँ। ओ लेवल्स में नहीं, ओ लेवल्स में वैल्यू गिवन होगी, ठीक है जी। चलें जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ओके, अच्छा जी, अब पेपर वेट देख लें जी। इस तरह का क्वेश्चन मैं दोबारा करवा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कहता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईजी वालों, ये पेपर में मस्ट आएगा, ये मस्ट आएगा पेपर में, और 2 to 3 मार्क के लिए आएगा, ये इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। वो कहता है बेटा tangent x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री। तो कहता है फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इट मींस दैट आई एम गोना मेक x द सब्जेक्ट। तो tangent जब यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा tangent इनवर्स। tangent इनवर्स कैलकुलेटर पे लिया तो आ गया x इज इक्वल टू 60। अब x इज इक्वल टू 60 आपके पास आ गई वैल्यू। तो अब आपने इसको यहाँ पे लाइन लगा देनी है, यहाँ पे लिख देना है ऑल, यहाँ पे लिखना है साइन, यहाँ पे लिखना है tan, यहाँ पे लिखना है cos। याद कर लो, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे 180 माइनस एक्स होता है, यहाँ पे 180 प्लस एक्स होता है, यहाँ पे 360 माइनस एक्स होता है, ठीक है, ये याद कर लो। अब यहाँ पे क्योंकि टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट थ्री पॉजिटिव आंसर है, तो टेंजेंट इज पॉजिटिव इन ऑल एंड द टैन एरिया।
तो ये tan ऑल की जगह पे लिखा हुआ था x और tan की जगह पे लिखा हुआ था 180 प्लस एक्स। तो x ऑलरेडी मेरे पास है, तो 180 प्लस 60 किया तो 240, सेकंड आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी। बेटा आईजीसीएसई से पहले सिमिलर नहीं होता था, अब बहुत सिमिलर हो गया। अब बस सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल्स वालों के पेपर में जो है ट्रिग्नोमेट्री के का एक सेक्शन छोटा सा नहीं है, और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स उनके नहीं है। सर मेरे सर ने कहा था कि मिडल टर्म ब्रेकिंग अब अलाउड नहीं है, क्या ये सच है? ये गलत बात है बेटा, मिड टर्म ब्रेक क्यों नहीं अलाउड? अच्छा जी, अ पेपर वेट हैज़ अ हाइट 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अ पेपर वेट हैज़ अ हाइट 4 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 38.4। ओके, मैंने एक पेपर वेट आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक पेपर वेट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है बेटा वो 38.4 है, और इसकी जो हाइट है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर। अब मैथमेटिकली सिमिलर, ओके, हैज़ अ हाइट 7। अच्छा, अब इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया। ठीक है जी। तो इसकी जो हाइट है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, लेकिन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस पेपर वेट, तो इस पेपर वेट का वॉल्यूम गिवन नहीं। तो जो गिवन नहीं होता उसको वन का नाम देना, तो ये हो जाएगा V1H1 और ये हो जाएगा बेटा V2H2। फॉर्मूला याद रखना, V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो V1 इज अननोन, तो V1 डिवाइडेड बाई V2, V2 क्या है बेटा 38.4 है। L1 क्या है बेटा मेरे पास, L1 जो है वो मेरे पास है 7, और L2 जो है बेटा वो है 4, तो ये आ गया ऊपर क्यूब। अब याद रखो यहाँ पे ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है ना विदाउट कैलकुलेटर भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि पहले 10 क्यूब्स जो है ना वो याद करो। तो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को याद कराए हैं, बाकियों को नहीं पता। 7 क्यूब इज 343, 4 क्यूब इज 64, मल्टीप्लाई विद 38.4। अब आप लोग कैलकुलेटर पे करके इसका आंसर जो है वो ज़रा निकाल के मुझे बता दें, ताकि मेरी मेरी भी हेल्प होती रहे, ज़रा हम लोग काम ज़रा जल्दी जल्दी करते रहें। ठीक है, 205.8, तो वो मुझे कह रही है रामीन के थ्रू 205.8 है। तो और क्या है सर, ओनली द फर्स्ट 10 स्क्वायर्स एंड क्यूब, नो, फर्स्ट 15 स्क्वायर्स एंड फर्स्ट 10 क्यूब्स। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं, नॉन कैलकुलेटर पेपर में भी टेस्ट होते हैं और विद कैलकुलेटर पेपर में भी। चलो भाई, 205.8 आंसर लाइन पे ये लिखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। आंसर लाइन पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास, 5 है। 5 के बाद क्योंकि 8 है तो मैं लिख दूंगा 206। लेकिन ये आंसर यहाँ पे शो करना है जरूरी। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे रहना चाहिए, आपने हिलाना नहीं है इसको। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अ ट्राइंगल हैज अ साइड 11 10 9। ओके, एक ट्राइंगल है, नहीं गिवन, मैं ट्राइंगल बनाऊंगा पहले समझने के लिए। ओके, अब ट्राइंगल बना लिया मैंने यहाँ पे। अब वो कहता है कि 11 10 9। ओके, अब वो कहता है कि जी कैलकुलेट द लार्जेस्ट एंगल। सो लार्जेस्ट एंगल मींस दिस एंगल विच इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड। अब मैंने ये साइड जो है ना गलत जगह पे लिख दी हैं, तो मैं यहाँ पे साइड जो है ना यहाँ पे लिखता हूँ 11 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया 9 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट एंगल इज ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड, सो दिस इज माई लार्जेस्ट एंगल। आपने जो भी एंगल फाइंड करना हो ना, अगर ट्राइंगल में नाम ना गिवन हो, तो आपने करना क्या है कि आपने उसको नाम देना है ए का, और बाकी को नाम दे दो बी और सी का। क्यों दे रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है, वो इसलिए रीजन है क्योंकि ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी, और ये सॉरी ये हो गया स्मॉल सी, और ये हो गया बेटा स्मॉल बी। अब ऐसा है ना कि 2.2x पे बेटा क्लास चला रहा हूँ। ठीक है सर, कॉस यूज करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। कोसाइन रूल इस्तेमाल होगा क्योंकि इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब मेरा बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करो जरा यहाँ पे। यार बेटा ये प्लीज यार, ये एनोटेशन वाला काम तो बंद कर दो ना यार, ये एनोटेशन वाला काम बंद करो, ये बंद डिलीट करो बेटा, ये सब चीजें मेरी जो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ की हैं, ये जिसने भी ड्रॉ किया डिलीट करें। दैट इज वेरी बैड। देखें यहाँ पे मुझे राइट एंगल हो, अब देखें मैं यहाँ पे इसको हिला भी नहीं सकता, तो बहुत गलत बात है यार। मैं भूल गया था ये काम करना, तो बस सिर्फ यही रह गया मुझसे, तो बनना। बेटा प्लीज़ स्टडी करने दें हम लोगों को, इस तरह की हरकत ना करें। ठीक है, आई रिक्वेस्ट, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की हरकत ना करें। बाकी अल्लाह हिदायत दे बेटा। चलें जी, हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ठीक है जी। यार ये एनोटेशन तो मेरी साथ में रहे सर, कैन यू री शेयर योर स्क्रीन? अच्छा चलें जी, मैं री शेयर करता हूँ ताकि ये हो जाए री शेयर। एक मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं ज़रा यहाँ से इसको पहले बंद करूँ। देखो टाइम वेस्ट कर दिया हमारा यार, जो भी था। मेरा बच्चा, ऐसे ही हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, ये शो करता है आपका ब्रॉटअप, कि आप किस घर में बड़े हुए हो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हैं और आप कौन सा काम कर रहे हो।
एक मिनट, शायद मेरे पास यहाँ पे इरेजर होते हैं। एक्चुअली मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, तो मुझे अभी टाइम लगेगा शायद इसको इरेजर। चलो भाई, हो गया। ठीक है मेरी, मुझे, चलें जी, छोड़ दें बेटा। मैं चाहता हूँ कि वो भी पढ़े जिसने ये किया है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए ऐसा नहीं सोचते। अच्छा देखें जी, जो एंगल मुझे फाइंड करना था उसका नाम मैंने ए क्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि पेपर के अंदर फॉर्मूला शीट में ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है, ठीक है। फॉर्मूला शीट में ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है। अब मुझे कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस ए फाइंड करने का तरीका क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी सब्जेक्ट मेकिंग करनी है। सब्जेक्ट मेकिंग करने के लिए एक चीज़ याद रखो, आई विल लीव दिस कॉस ए ऑन द राइट साइड में, इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, बाकी सबको मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा। तो ये आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि माइनस टू बी सी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ए। अभी भी वैल्यूज नहीं डालूंगा। अब मैं जब कॉस को इधर लाऊंगा तो ए इधर ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा कॉस इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर है बेटा 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, नहीं माइनस 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस टू, डिवाइडेड बाय माइनस टू इंटू 9 इंटू 10। चलें जी, तो एंगल ए की वैल्यू बता दे बेटा। अच्छा, मैंने क्यों अरेंज किया? क्योंकि मुझे कॉस ए चाहिए था, तो इसलिए अरेंज किया, क्योंकि आई वांटेड कॉस ए, मुझे कॉस ए चाहिए था। तो मैंने क्या किया, बी स्क्वायर को भी ले गया, सी स्क्वायर को भी ले गया। तो ये दोनों यहाँ पे प्लस हो रहे थे, तो यहाँ पे आके माइनस हुए, और माइनस टू भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहाँ पे डिवाइड हुआ। तो अब्दुल्ला नासिर ने मुझे आंसर बताया है, वो है 70.528। 70.528 कैम्ब्रिज में लिखा है बेटा। एंगल को 1 डेसिमल प्लेस पे देना है, थर्ड सिग्निफिकेंट नहीं देखना। तो 5 के बाद 2 है, तो ये आ जाएगा बेटा 70.5 डिग्री। हाँ जी, क्लियर हो गया जी। जी क्लियर हो गया बेटा सबको? चले, दैट इज वेरी गुड, माशाल्लाह। चले, आगे चलते हैं जी। कहते हैं कि जी लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। ओके, रेक्टेंगल क्या है, गिवन नहीं है, बनाएंगे जरा जल्दी से, जरा समझने के लिए बनाना चाहिए, और बनाएंगे तो हमें समझ आएगी क्वेश्चन की। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 12। अब लिखा लेंथ ऑफ वन साइड इज 12, इसका मतलब है कि 12 जो है ना वो यहीं पे आएगा। और लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 13। तो लेंथ ऑफ द जो डायगोनल होता है ना बेटा, वो यहाँ पे होता है, ठीक है जी। डायगोनल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक ही बना दूंगा। अब वो मुझे कहता है कि जी ये 13 है, तो मैंने कह दिया कि ठीक है जी, दिस इज 13, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए। ओके बेटा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए ना मुझे इसकी विड्थ चाहिए, और विड्थ मैं निकालूंगा पैथागोरस थ्योरम से। और मैथ्स के अंदर पैथागोरस थ्योरम जो है ये बहुत बॉस है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो मतलब एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग। तो हमारे पास एच गिवन है ऑलरेडी, तो वी आर फाइंडिंग दिस। तो दिस इज माई हाइपोटेन्यूस, so this can be my base and this is my perpendicular. I'm finding perpendicular, so h square minus b square is equals to p। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। सब्जेक्ट मेकिंग भी देखो साथ साथ करा रहा हूँ, तो जरा वैल्यू करो। एच स्क्वायर है बेटा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा नंबर हो, पेपर वन में हो, तो ज़रा बेटा थोड़ा सा टाइम लगा देना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा p की वैल्यू जो है बेटा वो स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, और ये होता है बेटा 144। तो p की वैल्यू आ रही है बेटा स्क्वायर रूट 25। मैंने कहा था देखो पहले 15 स्क्वायर याद होने चाहिए, देखो पहले 15 इस्तेमाल हुए, p इज इक्वल टू 5 आ गया, विदाउट कैलकुलेटर भी आ सकता था ये क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ p इज 5, तो मैं यहाँ पे अब लिख दूंगा 5 की, ये मेरा 5 है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए बेटा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए 5 इंटू 12 करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो 5 इंटू 12 इज व्हाट, इट इज 60। तो आंसर आया बेटा 60। तो ये क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटर में भी आ सकता था, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले 15 स्क्वायर याद करो, क्योंकि पहले 15 स्क्वायर में देखो 169 और 144 आता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे तमाम को नॉन कैलकुलेटर के जरिए प्रोसीड करें। चलें जी, डिवाइड बाय 2 तब करता ना जबकि एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगता हसन, यहाँ पे उसने कहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ रेक्टेंगल ही होता है ना, ठीक है। हाफ ऑफ स्क्वायर करो या हाफ ऑफ रेक्टेंगल करो तो वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है। चलें जी, द डायग्राम शोज थ्री ट्राइंगल्स ए बी सी, विच टू ट्राइंगल्स ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर। अच्छा, कौन से ऐसे दो ट्राइंगल हैं
जो कि एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। तो पहले ज़रा देखते हैं कि यार इनको ज़रा देखना ज़रूरी है। यहाँ पे 60 है, 25 है, तो ये एंगल कितना होगा, मेंटली ज़रा करके देख लें। 60 + 25 इज 85। तो 180 में से 85 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे भी 95 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 95 आएगा। ओके, और 60 + 25 करता हूँ तो यहाँ पे भी 95 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखें जी, एंगल तीनों में सेम आ रहे हैं, तीनों के एंगल सेम है। जरूरी नहीं कि तीनों बराबर भी हैं, तो जरा चेक करें बेटा। यहाँ पे देखो बेटा, पहले वाले ट्राइंगल में 95 के सामने 6 है, दूसरे वाले में 60 के सामने 6 है, और थर्ड वाले में भी 95 के सामने 6 है। तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल ए एंड सी, दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज यहाँ पे 95 इज फेसिंग 6, तो यहाँ पे ऑल्सो 95 इज फेसिंग 6। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मैथ्स में, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मैथ्स में ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, डिटो कॉपी, ठीक है, नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन साइज, ठीक है। चलें जी, ड्रॉ रिंग अराउंड द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट योर आंसर। तो यहाँ पे आपने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का वो लगाया है, दैट इज व्हाट, एंगल साइड एंगल, के दो एंगल्स और एक साइड जो है आपस में बराबर है, तीनों साइड्स नहीं यहाँ पे लग रही, ठीक है सर। कॉन्ग्रुएंट आईजीसीएसई से रिमूव हो गया था जी, बिल्कुल रिमूव हो गया था, लेकिन बेसिक याद रखो यार, बिल्कुल भी अपने दिमाग में ये ना करो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर बना सकता है। ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। इतना भी रिमूव नहीं हुआ, इतना हो गया है, पहले बहुत ज्यादा था अब थोड़ा हो गया, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो बी रेडी फॉर इट। अच्छा जी, तो यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ रिंग अराउंड द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट योर आंसर। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं। यहाँ पे कोई बच्चा कह रहा है एंगल साइड एंगल। पहली बात तो ये एंगल साइड एंगल क्यों नहीं है, अब ज़रा बताता हूँ, ज़रा प्लीज़ ज़रा समझें ज़रा थोड़ा सा। पहली बात तो ये है ना कि आपका स्टार्ट क्या हो रहा है, ज़रा ये देखिएगा प्लीज़। मैंने यहाँ पे ये देखा, दिस इज एंगल एंगल साइड, तो हम इसको AAS लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास ऑप्शन में। साइड 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 तो बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि तीनों साइड्स तो गिवन ही नहीं है। ओके, साइड एंगल साइड, दो साइड गिवन नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और RHS भी कैंसिल हो गया। RHS इसलिए कैंसिल हो गया कि RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। सो ASA मतलब एंगल साइड एंगल स्टैंड्स फॉर दिस, और इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, AAS भी हो सकता है, ठीक है। खुशी तुम्हें सास के अंदर याद आ गई है, SAS, ओके सॉरी, माय बैड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ओके, आइसोसेलेस का मतलब ये है कि पेपर में अक्सर पूछता है विच ट्राइंगल हैज अ वन लाइनर सिमेट्री। सो ये ट्राइंगल होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसकी वन लाइन सिमेट्री होती है। तो ये बेटा 32 है, तो इसके सामने भी 32 होगा। वो क्यों 32 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था बीच में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का होना जरूरी है। आर का मतलब है कि सर ऊपर वाले क्वेश्चन में आर का क्या, आर का मतलब है बेटा राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। और RHS हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो वो कहता है कि ABAC के बराबर है, हमें नजर भी आ रहा है, डैशेस शो कर रही हैं। ओके, हम एंगल ए निकाल लेते हैं। तो 180 में से 64 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 10 में से 4 गया 6, तो 17 में से 6 माइनस हुआ तो 11 आ रहा है, तो 116 आ रहा है मेरे पास। एंगल निकालना क्या है, फाइंड एंगल BAC, यही निकालना था बेटा। तो ये आपकी वर्किंग थी। तो आपने यहाँ पे, अब बाज़ बच्चे जो हैं वर्किंग यहाँ पे करते हैं, डायग्राम में लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते। एग्जामिनर ये भी एक्सेप्ट करता है, आपको नंबर पूरा मिलेगा अगर आपने वर्किंग ऐसे की है तो, ठीक है। समझ आ गई, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, डरना नहीं है पेपर में कि यार ये मैंने यहाँ पे किया था, वो तो वहाँ पे लिख के आना था। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। चले जी, कैलकुलेटेड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब एक ऐसे शेप्स हैं जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन फॉर्मूला शीट में, और ये पेपर में आएगा, और नॉन कैलकुलेटर में जरूर आएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है, क्यों आ सकता है। पहली बात तो ये कि क्यूबॉइड क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो एरिया ऑफ ऑल फेसेस भी कर सकते हो आप, और एक फॉर्मूला भी याद कर सकते हो टोटल सरफेस एरिया का, और वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, बास बुक में बी की जगह पे W का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं कि वाई आर द सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, उसमें क्या फ्रेजेस लिखने होते हैं। आएगा ऐसा कोई क्वेश्चन बीच में, होगा वर्कशीट में होगा, डोंट वरी। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अच्छा, इन केस ऑफ ओपन क्यूबॉइड, इन केस ऑफ ओपन, इन केस ऑफ ओपन क्यूबॉइड,
याद रखें, इन केस ऑफ ओपन क्यूबॉइड तो टोटल सरफेस एरिया वुड बी, आपने एल बी को ब्रैकेट से निकाल देना है और 2 को मल्टीप्लाई करना है बी एच प्लस एच एल के साथ, ठीक है, ये याद रख लें, ठीक है। ओपन क्यूबॉइड में क्योंकि टॉप नहीं होगा तो एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ जो है, ये नीचे वाला जो फेस है ये ऊपर खाली है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट से आउट किया। ओके, चलें जी। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, तो एल बी कितना बेटा 7 इंटू 4 है, प्लस 4 इंटू 5 है, प्लस 5 इंटू 7 हुआ। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, सबको पहले अंदर ऐड करो, तो 28 प्लस 20 इज़ 48। यहाँ पे गलती होती है कि तीनों एक साथ करते हैं, तीनों नहीं करना एक साथ। 48 प्लस 35, तो 48 प्लस 35 इज हाउ मच, तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा भी हुआ है, 48 प्लस 35 तो इट्स 83, एंड द डबल ऑफ 83 इज 166, तो 166 इज द फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर, विद कैलकुलेटर में आया था, लेकिन ये विदाउट कैलकुलेटर में आ सकता है, ठीक है जी। देख लें इसको, समझ आया। अगर एग्जामिनर कहता कि वॉल्यूम निकालो, तो हम करते एल बी एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका वॉल्यूम होता 7 इंटू 4 इंटू 5, तो 7 4 आर 28 एंड 28 इंटू 5, तो 28 इंटू 10 इज 280, तो 280 का हाफ होता है बेटा 140, तो 140 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है 140 ml पानी इसके अंदर आता है, ये याद रखो, ठीक है। 140 ml आता है पानी इसके अंदर। अच्छा, व्हाट आर द ट्रिकीएस्ट मेंसुरेशन क्वेश्चंस, हाँ वो भी करेंगे, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े दिन के अंदर अंदर जो है ना वो मैं थोड़े से सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जरा एक चीज जो है वो पेपर में याद करनी है, क्योंकि इट्स अ क्यूबॉइड। कैन समवन आंसर मी हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर। जी, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस क्यूबॉइड, क्या कोई बता सकता है कि इसकी कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। 9 रॉन्ग आंसर, 2 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, जोया 3, यस 3 इज द राइट आंसर। प्लेन्स ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 3। अच्छा, व्हाट डज प्लेन मीन, अब देखो याद रखो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इसका मतलब क्या है कि प्लेन सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं, 3D शेप्स की बेटा प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होती है। एंड हाउ दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ आई हैव अ नाइफ, आई कैन हाफ दिस cuboid this way, I can halve this cuboid this way, agree everybody, and I can halve this cuboid this way. Instead of these 3 cuts, I cannot make any cut जिससे के जरिए इसको मैं हाफ कर दूं। ये पेपर में आएगा भाई, और ना आया ना तो नाम बदलाना। अब जरा समझ डाल लो, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब आप पूछ सकते हो सर आपने दिस दिस क्यों लिखा, देयर इज अ स्पेशल केस, whenever you have a square based cuboid, square based cuboid क्या बला होती है, square based cuboid कोई ऐसा cuboid होता है जिसके अंदर, एक मिनट जरा मुझे देना, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जरा एक मिनट मुझे देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा पेपर में आती है नॉन कैलकुलेटर में। अच्छा जी, जरा सब गौर करें, मैं क्यूबॉइड बना रहा हूँ यहाँ पे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि यार ये क्यूबॉइड कुछ ऐसा बने और मेरी वैल्यूज के जरिए समझाऊंगा, ठीक है। लेंथ इज 5, ब्रेथ इज 5, बट द हाइट इज लेट से 6, हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस, याद कर लो बस आज जैसी, सर ये ऊपर वाले कट कैसे, वो थर्ड लाइन, बेटा मेरा बेटा ऐसा करो, एक शू बॉक्स लो, ठीक है, और उसको काटो। अच्छा जी, स्क्वायर बेस क्यूबॉइड की प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, वेरी गुड प्रार्थना, इट्स 5 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, इट्स नॉट 4 रामीन, ये 5 प्लेन सिमेट्री होता है। रामीन पता है क्यों, क्योंकि 3 रेगुलर कट इसके लगेंगे, we can cut it like this or like this, but we can also half like this, हम इसको हाफ भी कर सकते हैं, डायगनली भी कट लगा सकते हैं, जबकि ऊपर नहीं लगा सकते थे। तो याद रखिए, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ इरेगुलर क्यूबॉइड 3, but planes of symmetry in a square base cuboid is 5। याद रहेगा जी सबको, याद रहेगा, चलें जी। जी याद करना है ना बेटा, इसमें और क्या करना है, इसमें तो और कोई चीज तो है नहीं है, वहां पे वो आपको कहेगा नहीं ना कि लाइनें लगाओ, आप 5 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री की लाइनें कैसे एग्जामिनर को लगा के दोगे। जी अगर 5, अगर बेटा यहाँ पे ये 5 होता ना तो ये स्क्वायर बनता, और अगर ये स्क्वायर बनता तो स्क्वायर की होती है 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री।
अगर सिलेंडर आ गया तो, अगर सिलेंडर आएगा तो उसमें समझाऊंगा ना, सारी नॉलेज एक 2 मिनट में नहीं दे सकता। ठीक है, दोबारा मार्क करें लाइंस ऑफ सिमेट्री। लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं बोलो भाई, इसको प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बोलो। तैयबा, देखिए जी, पहली हो गई, आपने इसको क्यूबॉइड को ऐसे काटा, एक, दूसरा ऐसे कट लगाया, तो ये आधा 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 हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा कट आप इसको यहाँ से दे सकते हो, 3 कट हो गए। सर एग्जाम में सीआईज वाले हमें ट्रेसिंग पेपर देते हैं बेटा, बिल्कुल देते हैं। आप लोग एक छोटा सा ट्रेसिंग पेपर अपने ट्रांसपेरेंट पाउच में रख लेना, ठीक है। इसको ले जाना कोई क्राइम नहीं है बेटा, ये याद कर लो, ये बस ये चीज़ें याद करनी है, इसमें और कुछ भी नहीं है। क्यूबॉइड की प्लेन्स ऑफ सिमेट्री 3 होती हैं, और स्क्वायर बेस अगर फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड है तो उसकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री जो हैं वो होती हैं आपके पास 5। ठीक है, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है बेटा, जाए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेंसुरेशन पार्ट 1 पार्ट 2 में 3D पढ़ाए हैं, वहाँ पे सारे प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मैंने ड्रॉ किए हैं। जी वो खुद भी देंगे। व्हाट इज ट्रेसिंग पेपर यूज फॉर? बटर पेपर होता है बेटा, रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, खाली रोटेशन निकालने के लिए या किसी भी शेडिंग करने के लिए, बस। आगे चलते हैं, एक क्यूबॉइड आ गया है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हम कर देंगे स्किप, अभी हमने बड़ी डिस्कशन कर ली है, क्वेश्चन हो गया स्किप। अच्छा जी, ये नीचे वाला क्वेश्चन भी हम कर लेंगे स्किप, हम लोगों ने किया है अभी। हम लोगों ने सिमेट्री सिमिलैरिटी पढ़ी है। सर वर्टिसेस पॉइंट्स होते हैं बेटा, वर्टिसेस पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल पॉइंट्स होते हैं। ज़रा देख लें जी, इस क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस हैं, ज़रा बताइएगा जी। है कोई बच्चा जो कि जिसके पास नॉलेज हो, कितने इस क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस हैं? 8। अच्छा, 8 वर्टिसेस क्यों है बेटा, देख लें अभी। 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गए जी टोटल। अच्छा जी, इसके कितने एजेस होंगे? अब ये भी आ सकता है ना सवाल, जब वर्टिसेस पूछा है तो एजेस भी पता होने चाहिए। एजेस आर 12, वेरी गुड। 1 2 3 4, 4 बैक पे, 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे एक क्यूबॉइड के अंदर टोटल जो है वो 12 एजेस होते हैं। बेटा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथस्टर अब्दुल बासिर, ठीक है, वो जाके वहां पे सर्च करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन। आईजी वालों कान खोल लो भाई, दोबारा वही सवाल है। अब मोस्ट ऑफ द आते हैं बच्चे, तो ये आया बेटा ट्रिकी केस, ट्रिकी केस, बस मेरा स्टेप याद रखना, ठीक है। सर 12 कैसे? एजेस 12 बेटा, एजेस बेटा लेंथ्स को कहते हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर 4 लेंथ्स फ्रंट पे होती हैं, 4 बैक पे होती हैं, जिन चारों, उन इन दोनों वॉल्स को जो जोड़ती है वो 4 लेंथ्स होती हैं आपके पास, ठीक है। ये ट्रिकी केस है, बाद बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो ये आ गया बेटा 3 sin x इज इक्वल टू 1 - 3। 3 sin x इज इक्वल टू -2। sin x इज इक्वल टू -2/3। नाउ इग्नोर माइनस साइन, माइनस साइन को इग्नोर कर दें, क्योंकि कास्ट रूल हमारे पास जो है वो, हमारे पास जो प्लस का जो रूल है वो हमारे पास पॉजिटिव के लिए है। तो 2/3। बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? सर आपसे पढ़ते हुए लगता है सर जैन से पढ़ रहे जी, ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब, ठीक है, बंदे की बड़ी अच्छी एनर्जी है यार। शिफ्ट इनटू साइन इनवर्स, ठीक है, फ्रैक्शन। बेटा आप लोगों को लगता है कि ये पढ़ाना बड़ा आसान काम है, आपको आइडिया नहीं है। 41.81, तो हम लिखेंगे 41.81। अच्छा जी, ये पॉजिटिव आंसर है, दिस इज पॉजिटिव, तो याद रखें प्लस का सिंबल बना लें। आईजी वाले कान खोल लो, ओ लेवल्स वाले थोड़ा चिल करो थोड़ी देर। ऑल, साइन, टैन, और ये हो गया बेटा कॉस। ये बेटा एक्स, ये हो गया बेटा 180 माइनस एक्स, ये हो गया बेटा 180 प्लस एक्स, और ये हो गया बेटा 360 माइनस एक्स। अच्छा जी, नाउ अब ये आपने बना लिया। अब यहाँ पे लिखना है बड़ा बड़ा, सर ने कहा था रिमेंबर माइनस, जो शुरू में इग्नोर किया था उसको याद करो। ओके, तो साइन इज नेगेटिव इन cos and tangent area because in the first two areas the sign is positive. So my two answers are, मेरा x1 होगा अब्बास 180 प्लस x जो क्या आया था 41.81, और दूसरा आंसर होगा बेटा 360 माइनस 41.8। तो 180 प्लस 41 कितना आता है बेटा? 180 प्लस 41 आ रहा है 221.81, और 360 माइनस 41.8 कितना आ रहा है बेटा? 41.81। तो ये आ रहा है बेटा 318 पॉइंट कितना आ रहा है ये? 0.8, ठीक है, 318.8। अब इस क्वेश्चन में बेटा ये सिर्फ, सर ये क्वेश्चन सिर्फ आईजीसीएसई वाला है जी, बिल्कुल आईजीसीएसई वाला है, ठीक है। तो आईजीसीएसई वालों यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर उसने कहा होगा ना यहाँ पे, अक्सर वो लाइन लेता है गिव योर आंसर टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, तो एंगल को 2 डेसिमल में देना।
या दिस इज नॉट इन ओ लेवल्स, ओनली IG लिख देता हूँ यार यहाँ पे, ओनली IGCSE। अच्छा जी, तो दोनों आंसर्स लिखें, पहले कौन सा लिखें बाद में कौन सा लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 221.8 और 318.8, बेटा इसका ख्याल रखना ज़रूर, अच्छा इग्नोर नहीं किया। एक मिनट सबर करो ज़रा, दिस इज नॉट इन सर, और सेकंड में फिर इग्नोर नहीं किया सर, ये मज़े के हैं क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बेचारे IGC वाले सर, ये 180 माइनस माइनस प्लस, सर हम इनके साथ क्यों नहीं करेंगे। सर x2 कहाँ से आया बेटा, x2 यहाँ से आया बेटा, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सॉल्व द इक्वेशन साइन की वैल्यू x निकालो, आपको कास्ट रूल अगर IGCSE के स्टूडेंट है तो तभी सुने। तो आपने साइन के दो आंसर देने हैं, तो साइन इज नेगेटिव, हमने नेगेटिव को शुरू में इग्नोर किया था क्योंकि ये रूल प्लस के लिए है, तो हम लोगों ने इग्नोर किया, हमने कैलकुलेटर में आंसर निकाला 41.8। फिर हमने कास्ट रूल बनाया, फिर हमने रिमेंबर किया माइनस को, कि बेटा द साइन इज नेगेटिव, साइन का ये नेगेटिव है, तो साइन इज नेगेटिव इन टैंजेंट एंड कॉस एरिया, क्योंकि पहले और दूसरे में साइन जो है वो पॉजिटिव है लेकिन नीचे वाले में नेगेटिव है, तो यहाँ पे बस सिंपली 180 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स। आई होप समझ आ गया समिया कि x2 कहाँ से आया है। अच्छा जी, चलो भाई, क्वेश्चन 13 देख लो भाई। अ सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4.5। चलो जी, सिलेंडर का करें पोस्टमार्टम, ठीक है जी। तो सिलेंडर का करते हैं पोस्टमार्टम, तो सिलेंडर बनाएंगे पहले। अच्छा, पेपर में मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप लोग जल्दी जल्दी शेप्स बना सकते हैं तो बनाएं, बिल्कुल शेप्स आपको समझने में क्वेश्चन आसानी होगी। अच्छा, पेपर में तो आप लोग इस तरह की शेप्स नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली बात है, आप लोगों के पास कोई वहाँ पे आईपैड शाईपैड तो होता नहीं कि लाइनें सीधी लगें, तो आप स्केचिंग करो, छोटे छोटे बनाओ लेकिन अच्छे बनाओ, ठीक है। अच्छा, रेडियस कहता है 3 है, हाइट 4.5 है, कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालो। अच्छा जी, तो सिलेंडर के दो फार्मूले हैं, दो में से एक जो है, नहीं नहीं नहीं, दो में से 1.5 जो है वो पेपर में अवेलेबल होगा। अब पेपर में क्या अवेलेबल होगा देखो मैं बताता हूँ। फार्मूला शीट में लिखा होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा लिखा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लिखा होगा पेपर में, अच्छा, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर एल, ये दोनों फार्मूले पेपर में गिवन है। अब आपको वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड करो, तो बेटे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो है ना, टोटल सरफेस एरिया, अगर क्लोज सिलेंडर है ना तो इसके साथ कर्व के साथ आपने ऐड करना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स ऐड करने हैं, एक टॉप पे है एक बॉटम पे है। अगर ये ग्लास है तो टॉप मिसिंग होगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा, और अगर ये पाइप है तो टॉप और बॉटम दोनों मिसिंग होंगे, सिर्फ कर्व एरिया होगा, ठीक है जी। सर पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अच्छा टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है बेटा, 2 पाई आर एच क्यों, आप मुझे बताइएगा ज़रा। अच्छा, या सॉरी माय बैड, मैंने गलती से मैंने यहाँ पे कोण का फॉर्मूला लिख दिया है, दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है जी। ये भी, ये दोनों फार्मूले जो हैं, ये 2 पाई आर एच और ये वाला फार्मूला जो है, ये वाला, दिस इज गिवन इन फार्मूला शीट, ये फार्मूला शीट में गिवन होते हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर द करेक्शन बच्चा। अच्छा जी, अब यहाँ पे याद रखें, एग्जामिनर कहता है कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अब ये याद रखिएगा जरा प्लीज, ठीक है। हाँ सर मुझे डरा दी, चलें ओके। अब जरा मैं करवाऊंगा थोड़ा बेटा, मुझे आइडिया हो रहा है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सेकंड मई तक इंशाल्लाह ये क्लास अब मेरी रेगुलर होगी, तो ज्वाइन करें तो आप लोगों के मज़े हैं, नहीं करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ओके, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे बेटा रेडियस की वैल्यू जो है 2 पाई, आर की वैल्यू 3 है, और हाइट जो है वो बेटा 4.5 है, प्लस 2 पाई, और आर की वैल्यू हो गई बेटा 3 स्क्वायर। बेटा बिल्कुल फ्री होगी यार, इतना पैसा मैंने कवर में तो नहीं लेके जाना। 2 3 6 पाई इंटू 4.5 प्लस 2 पाई इंटू 9, मैं हर चीज़ के पैसे नहीं लेता। 6 इंटू 4.5, 6 इंटू 4.5, 27, तो 27 पाई प्लस 18 पाई, तो 27 प्लस 18 करें बेटा कितना आता है, 27 प्लस 18, 45 पाई, नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है भाई, ठीक है। ठीक है, 45 पाई आ रहा है, तो 45 पाई, तो 45 शिफ्ट 10 पाई इक्वल्स SND, तो 141.37, तो ये आ रहा है बेटा 141.37, तो ये आएगा बेटा 142, नहीं 141 इज द आंसर, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा था कि किसी बच्चे ने ये चीज़ पूछी थी कि सर आप ये मुझे बताएं कि इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, तो याद रखें जी, एक चीज़ अंडरस्टैंड सर, कैपेसिटी से होता है या वॉल्यूम, क्या चीज़, कैपेसिटी सरफेस एरिया होता है बेटा, कैपेसिटी जो है वो वॉल्यूम होता है बेटा, सरफेस एरिया नहीं होता, ठीक है।
अंडरस्टूड और नॉट? सर समटाइम्स जैसे गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो आप लिख देना 45 पाई। सर साइड कॉस टेंजेंट से ऑब्ट्यूज एंगल नहीं निकलता, तो उसके लिए क्या करते हैं? सब करो, सुन लिया तुम्हारा क्वेश्चन। सर इज दिस अ फुल पास पेपर? इट इज अ फुल वर्कशीट ऑफ मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री मिक्सचर। कभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, कभी मेंसुरेशन आएगा। अच्छा जरा मुझे अब बोलने दो, 1 मिनट के लिए चैट नहीं करो, ठीक है? अब याद रखो कि इसकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं। याद रखो, जो भी सर्कुलर आपके पास जो सर्कुलर शेप्स होती हैं, जैसे कि जिसको हम लोग कर्व 3D बोलते हैं, तो उनकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती, उनकी होती है कर्व प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जब याद रखें, उनको हम लोग कहते हैं मैथ्स में सर्कुलर सिमेट्री। इसका मतलब क्या है? आई कैन हाफ दिस सिलेंडर, मैं इस सिलेंडर को आधा कर सकता हूं। और वो कैसे कर सकता हूं? एक तो मैं ऐसे हाफ कर सकता हूं ग्लास को 2 पीसेज में। अवनीश, इन्फिनिट आप बोलने से पहले जरा समझ लें प्लीज। एक इसको मैं ऐसे हाफ कर सकता हूं, और क्या मैं इसको ऐसे हाफ कर सकता हूं ऊपर से? इफ द क्वेश्चन इज if the question is how many planes of symmetry of the cylinder is, so the answer is 1. If the question is cylinder has how much circular symmetry, so the answer is infinite. आप टॉप से इसके सर्कल काटते जाएं तो आप हर दफा जब सेंटर से काटेंगे तो सिलेंडर हाफ ही रहेगा। बेटा आपको साइन में थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। लाइंस ऑफ सिमेट्री जो होते हैं मेरा बेटा, वो होते हैं आपके 2D शेप में। 3D शेप में होते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो जब कर्व कर्व 3D होता है, जैसे कि आपके पास हो गया फॉर एग्जांपल स्फेयर, या अगर आपके पास हो गया सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो 1 होगा। सिलेंडर सिर्फ यहीं से हाफ हो सकता है। एग्री? एग्री? दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री में यहां से भी सिलेंडर को आधा कर सकता हूं, कट लगा सकता हूं, मैं यहां से भी इसको हाफ कर सकता हूं। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा नहीं है। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का जिक्र है, और इसकी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एग्जामिनर ने नहीं पूछनी। माइंड में रख लो कि सिलेंडर को हम लोग हाफ कैसे कर सकते हैं। सिलेंडर को एक हाफ हम यहां से कर सकते हैं, और एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले जाएं, और एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ले जाएं, आधे आधे ग्लास कट जाएंगे 2 पीसेस में। अब ऊपर जो टॉप पे सर्कल है ना, जो टॉप से आपने कट लगाने हैं ना, वो इनफिनिट है। तो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप्स की सर्कुलर सिमेट्री होती है, और वो होती है इनफिनिट। ठीक है? हाँ। सर अगर नॉन कैलकुलेटर है तो आंसर लाइन क्या लिखते हैं? अगर नॉन कैलकुलेटर हो तो बस फिर 3 सिग्निफिकेंट और 1 डेसिमल प्लेस का जो रूल है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कैलकुलेटर वर्जन पेपर। सर कैन यू अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन? वेरी गुड, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में मैं अप्लाई करता हूँ आपके लिए। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी इज 12.8। ओके, ये अब थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। Of B to AC, the shortest distance of B to AC would be this straight line. ये straight line होगी, and this line will make a 90 degrees angle with AC. So technically speaking, we have this right angle triangle here. B, let's say this is X, and that is 12.8, and this is 65. So calculate the length of BC. So we need to calculate the length of BC. So that is C. So obviously we are going to find out this length. So यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया. This is hypotenuse and that is your perpendicular. तो यहाँ पे आप लोग साइन रूल के जरिए भी कर सकते हैं. आई होप कि क्लियर है आप सब लोगों को. वो कैसे कर सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ बी सी डिवाइडेड बाई साइन 90, it is equals to 12.8 divided by sine 65. We know that sine 90 is 1. So BC is equals to 12.8 multiply with sine 90 divided by sine 65. कर लें बेटा BC का आंसर. सर कंस्ट्रक्शन में मेरा पुत्र सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल और कोई ना कोई आपको शेप बनाने के लिए कहा जा सकता है, वो समझा दूंगा एक आध दिन. चलें जी, क्वेश्चन बता दें आंसर क्या आ रहा है. साइन रेशो, वो साइन रेशो ही लगा है 14.12. तो आंसर है बेटा बी सी इज इक्वल टू 14.1. चलें जी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 14.1 है ये आंसर. अच्छा जी, एक ही बात है ना यार.
some people have, yes, sine theta is equals to opposite by hypotenuse. It's the same thing. Remember one thing, sine rule and cosine rule of not a right angle triangle can be used in a right angle triangle, but right angle triangle formulas cannot be used in a not a right angle triangle formulas. ठीक है, आप लोग यहाँ पे कोसाइन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स सी निकालना हो या सी एक्स. ओके, रोम्बस कैन बी आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट आल्सो, राइट सर. हाँ बिल्कुल, रोम्बस पूछा जाए. रोम्बस क्या है बेटा, इट इज मतलब वो उसकी वन लाइन सिमेट्री होती है, तो आप उसको एक आधा ट्राइंगल बनाओ और आधा ट्राइंगल ऊपर बना देना, बात खत्म. सर डिड यू नो दैट pythagoras थ्योरम इज derived फ्रॉम कोसाइन रूल? सीरियसली इब्राहिम? चलो भाई आगे चलें. चलें जी. ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी. जब भी सिमिलर का वर्ड देखिएगा तो दो बातें मेरी दिमाग में याद रखिएगा. सर ने कहा था पहली बात, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इज इक्वल, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अब कुछ लेजेंड्स पूछेंगे कि सर ये करस्पॉन्डिंग क्या भला है. बेटा करस्पॉन्डिंग ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू पी आर, ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू एंड सी बी इज करस्पॉन्डिंग टू आर क्यू. ठीक है जी, ये इसके करस्पॉन्डिंग है. ठीक है जी, अब ये क्लियर हो गया. अच्छा, आगे चलते हैं जी. कहते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए बी सी वेयर पी आर इज इक्वल टू 2 एंड ए टू सी इज इक्वल टू 3. नजर आ रहा है मुझे पी आर जो है, तो पी आर जो है बेटा वो 2 के बराबर है और ए सी 3 के बराबर है. टेक्निकली दीज आर नॉट द लेंथ्स, ये लेंथ्स नहीं है, ये इनका रेशो गिवन है. बिकॉज 2/3, it means what? It means 2/3. Okay, that is what the ratio. Okay, find the area of the triangle. Okay, and the area of the triangle ABC, this area is equals to 18. Find the length of PQ. All right, so beta PQ divided by 9, it should be equals to 2/3. ये 2/3 के बराबर होना चाहिए, तो PQ is equals to 2/3 times 9. नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है. 3 1 3, 3 3 9, 2 3 6, तो यहाँ पे आएगा 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे अब बस देख लो बेटा, मैं 6 डिवाइड बाई 9 लिखता हूँ ना, तब भी 2/3 आ रहा है. तो ये प्रूव हो गया रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग्स आर इक्वल. नॉन कैलकुलेटर जी. ठीक है जी. अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर. सर ने दो तीन बातें कही थी, या तीन बातें याद रखनी है सिमिलरिटी में. पहली बात तो क्लियर होगी, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग सेम होगा. ठीक है, और ये रूल फ्रस्टम में भी याद रख लेना. फ्रस्टम भी आधी कौन खा लो तो आधी कौन रह जाती है. ठीक है, तो फ्रस्टम हो जाता है, समझाऊंगा किसी दिन ये भी. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया निकालना है. तो मैंने कहा था जो अननोन हो तो उसको A1 लिखना या V1 लिखना. फॉर्मूला है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर. जो अननोन अननोन जिस भी ट्राइंगल में हो या जिस भी 3D में हो, वहाँ पे A1 या V1 होना चाहिए. A1 नहीं है, A2 18 है, L1 तो मेरे पास बिल्कुल है 2 है, L2 क्या बेटा मेरे पास 3 है होल स्क्वायर. A1 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9. कहा था याद करो. 18 वहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा बेटा? क्योंकि 9 और 18 कटता है. पेपर 1 का क्वेश्चन है, नॉन कैलकुलेटर है. A1 इज इक्वल टू बेटा 8, तो A1 आ रहा है बेटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके ओके, सॉरी मैं एंगल निकाल रही थी बेटा. क्वेश्चन सही पढ़ना है, एंगल फाइंड करें, आती करें. बेटा प्रार्थना आपको क्या समझ नहीं आया, जरा पॉइंटली मुझे ये बता दीजिएगा. विच व्हाट इज कंफ्यूजिंग, पहले ये तो बता दो कि कंफ्यूजन इसमें है क्या. बहुत सिंपल सी आइडिया था. द फर्स्ट वन. सर जी, हैव मोर मैराथन्स, यू आर सो हेल्पफुल. थैंक यू सो मच बच्चे, बस सिर्फ डू प्रे फॉर मी. थैंक यू. अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट यार, मैं कोशिश करूँगा अगर मैराथन ज़्यादा से ज़्यादा हूँ. चलें जी. अच्छा जी, अब आपने कहा कि जी यहाँ पे किसी ने कहा कि जी फर्स्ट वन इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. अब देख लें फर्स्ट वन क्या है बेटा. फर्स्ट वन क्या डिफिकल्ट है, यहाँ पे लिखा होता PR2 है, मैंने लिख दिया PR2 है. AC लिखा होता मैंने कहा 3 है. वो कहता है PQ निकालो. तो मुझे पता है कि बेटा PQ डिवाइडेड बाई 9 इट शुड बी इक्वल टू 2/3. रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर इक्वल. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज. तो PQ अननोन था इसीलिए ऊपर लिखा. PQ और 2 दोनों इस ट्राइंगल के हैं इसीलिए दोनों ऊपर हैं. 3 और 9 दोनों इस ट्राइंगल के लिए हैं इसीलिए दोनों नीचे हैं.
जी समझ आया? सर पार्ट बी नहीं समझ आ रहा। पार्ट बी के अंदर बेटा क्या है कि ये एरिया ऑफ अ सिमिलर फिगर है। तो एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, और वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले कराया था V1 डिवाइड बाई V2 इज इक्वल टू L1 बट डिवाइड बाई L2 होल क्यूब। ये मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। ठीक है जी, रिकॉर्ड हुआ है तो बाद में देख लेना। तो सिमिलैरिटी का ये सिमिलैरिटी का चैप्टर है ना, ये उसकी समरी है। ये क्वेश्चन पॉइंट 1 टू रिमेंबर, दिस इज पॉइंट 2 टू रिमेंबर, एंड दिस इज पॉइंट 3 टू रिमेंबर। और एक प्लस वाला लिखवाता हूँ, डिस्टिंक्शन वाले बच्चों याद रखना। एक और भी चीज़ याद करवाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर कहता है ना A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2। तो एग्जामिनर ने इन चार चीज़ों में से तीन दी होती हैं, आपसे चौथी मांग रहा होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देना, यहाँ पे क्यूब रूट लगा देना। ये चौथा ट्रिक पॉइंट है, याद रख लो। ठीक है जी, ये लोग नहीं पढ़ा रहे होते लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। कैन यू एक्सप्लेन साइन वैल्यूज क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। आगे चलते हैं तो आगे क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली। चलें जी, प्रोसीडिंग। ओके, द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। तो ये pythagoras थ्योरम है, और आई थिंक सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये मैं स्किप कर सकता हूँ। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट मोर? बिल्कुल बेटा, जाहिर सी बात है कि अगर लेट सपोज किसी क्वेश्चन में दो 3Ds गिवन हो, और एक का टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, दूसरे का टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, एक का वॉल्यूम गिवन है और दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सिमिलैरिटी वाला लेसन ओपन करो। मैं जून 2025 84 लेसन पूरा कोर्स पब्लिश किया हुआ है। सिमिलैरिटी वाले पोर्शन में जाओ, और ये पब्लिश रहेगा 7 मई तक। तो जाओ और इसका पूरा फायदा उठा लो। ठीक है, 5 मिनट लगा के समझ लेना। इस पर क्वेश्चन भी मैंने कराया था उसमें। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया। अच्छा IG वालों, ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी आप लोग खुद ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहले स्टेप में 3 को डिवाइड कर देना, 5/3 हो जाएगा, फिर 2 जाके वहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, और फिर कॉस इनवर्स लेना। ठीक है जी। उमायमा कह रही करवा दें यार। उमायमा क्यों समझ नहीं आया तुम्हें ये कौन सवाल? हाँ ठीक है, आप स्केल फैक्टर इस्तेमाल करते हो अस्करी अब्बास। जी उमायमा, अच्छा नहीं, वो यहाँ पे 2-3 उमायमा आए हैं, इसलिए सर आप सही से करवा देंगे बेटा। मैं सही से करवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ट्राई कर लो ज़रा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ तो अब देख लो बेटा। पहले 3 जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 + cos x = 5/3। चलो जल्दी से कराता हूँ। cos x = 5/3 - 2। cos x = बेटा 5/3 - 2 कितना आता है? ज़रा जल्दी करो यार। 5/3 - 2, इट्स -1/3। नेगेटिव को माइनस इग्नोर करें, माइनस इग्नोर प्लीज। माइनस को थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप कर लो। x = कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। x = कॉस इनवर्स, तो शिफ्ट दबा के कॉस इनवर्स दबाओ और आंसर ले लो। तो शिफ्ट शिफ्ट एंड कॉस इनवर्स, और 1/3 70.5 आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ 70.5 टू डेसिमल प्लेस तक लिख दिया। अब रिमेंबर माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस नेगेटिव आ रहा था। रिमेंबर माइनस, क्यों रिमेंबर? बिकॉज इट इज़ माइनस हेयर। तो कास्ट रूल याद कर लें। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ पे टैन, सॉरी साइन यार, यहाँ पे आता है बेटा कॉस, और यहाँ पे आता है टैन। बेटा कल भी ट्रिग्नोमेट्री होगा, याद रखो। अच्छा, एक्स ये होगा बेटा 180 माइनस एक्स, ये होगा बेटा 180 प्लस एक्स, और ये होगा बेटा 360 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो हमें चाहिए यहाँ पे cos का इन्वर्स, तो cos के नेगेटिव आंसर्स। तो cos इज नेगेटिव इन साइन एंड टैंजेंट एरिया। यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा ऑल, और उसमें तो x1 आ जाएगा बेटा 180 माइनस 70.5, और x2 आ जाएगा बेटा 360 माइनस 70.5। तो आंसर्स आप लोगों ने बताए हैं मुझे यहाँ पे। सर cos tan उल्टा होगा, क्या मतलब उल्टा? ओ माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस, माय गुडनेस। हाय, शायद थोड़ा सा, एक मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा यहाँ पे। ये मैंने जल्दी में इसको कॉस करना था, नो, इसको टैन, इसको टैन, और दैट इज कॉस। ठीक है जी। तो जल्दी का काम शैतान का होता है, पेपर में भी इतनी इतना भी जल्दी नहीं करने की कोशिश करनी, पेपर में टाइम आपके पास बहुत होता है। तो कॉस इज नेगेटिव, तो कॉस इज नेगेटिव इन साइन एरिया एंड टैंजेंट एरिया।
ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट ठीक था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ मार्किंग गलत की। तो 180 माइनस 70.5, तो 180 माइनस 70.5 इज 109.5। ठीक है जी। और दूसरा आता है बेटा 180 प्लस 70.5। हाँ बेटा, कभी कभी थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हो ना, तो अक्सर इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं। हाँ, 250 वाट, ये 289 कौन बोल रहा है? 289 बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, ज़रा थोड़ा सा और करें, 250.5 है। चलें जी, IGCSE वालों का क्वेश्चन। अच्छा, ओ लेवल वालों बिल्कुल आपके पेपर में ये ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, IG वालों ज़रा ये भी देख लो बेटा, टैंजेंट का ग्राफ आ रहा है ना, तो बस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें 200 नंबर नहीं है। तो टैंजेंट 90 इज़ मैथ एरर, हमें पता है कि टैंजेंट 90 मैथ एरर होता है, और टैंजेंट 270 मैथ एरर होता है, इसीलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन लगानी है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होता है, अलाउड नहीं भी हो तो बस ये काम ज़रूरी करना। ठीक है, टैंजेंट 0 इज़ 0, तो आपने यहाँ से कर्व ले जाना है और आधा यू बनाना है यहाँ पे। टेंजेंट 91 से आधा यू बनाए 180 तक, और 180 से आधा यू वापस ऊपर ले जाएं, और 270 से स्टार्ट करें और 360 पे ले जाएं। ठीक है जी, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये आपका कॉस टेंजेंट ग्राफ है। ठीक है जी। अच्छा जी, नीचे वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, खुद करना। अच्छा जी, अब देखें जी, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा। ये ट्राइंगल है, वो कहते हैं कि यूजिंग अ रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, लीव योर इन कंस्ट्रक्शन आर्क द साइड ऑफ द लेंथ 12 सेंटीमीटर। आपने कंपास यूज करना है, लेकिन आप लोगों ने 1 मिनट सबर करें यार बेटा, मेरे मैक में थोड़े से चार्जिंग कम है, मेरा चार्जर लगाता हूँ। गिव मी अ सेकंड, आप लोग इतनी देर अपने क्वेश्चन लिख लो, मैं जरा यहाँ पे थोड़ा चार्जर लगा लूँगा इसको। चले जी, सर टर्निंग पॉइंट एंड एसिम्पटोट कहाँ से करना है, आएगा? बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट एंड एसिम्पटोट क्यों नहीं आएगा बेटा? टर्निंग पॉइंट और एसिम्पटोट जो है ना बेटा, आप लोगों ने अंडरस्टैंड करेंगे। टर्निंग पॉइंट जो है ओ लेवल्स का सिर्फ और सिर्फ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सर ये 19 तो बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है जिस तरह हमने किया है। किस तरह किया है बेटा? वो कहते हैं यूजिंग द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन फॉर यू। तो अब वो क्या कहता है कि जी 9.5, तो 9.5 सेंटीमीटर का कंपास हम लोगों ने ड्रॉ ओपन करना है, तो 9.5 हमें लाइन लगानी है। तो लाइन लगाने के लिए बेटे रूलर का इस्तेमाल करना है। मैं अपना डिस्प्ले देता हूँ आप लोगों को, ज़रा देखिएगा। आप लोगों ने करना है, यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, रूलर पे मेजरमेंट करते हैं। रूलर पे मेजरमेंट नहीं करते होते, हमेशा याद रखें। अच्छा, रूलर पे मेजरमेंट आपने नहीं करनी। आपने 9 सेंटीमीटर की पहले लाइन, 9.5 की सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये हो गया बेटा 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 9.5। तो मैं यहाँ से एक 9.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। अच्छा, तो मैं 9.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरे पास जो यहाँ पे स्केल आ रहा है ना, थोड़ा सा अजीब आ रहा है अभी। आई डोंट नो क्यों क्यों आ रहा है, पता नहीं, ये जूम इन है कि क्या चक्कर है। 1 मिनट ज़रा मुझे देना है, मैं ज़रा इसको स्क्रीन शॉट करता हूँ ज़रा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, मेरा स्क्रीन शॉट नज़र आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन शॉट में शायद रूलर मेरा ठीक हो जाए। सर हाँ, अब कुछ बेहतर हो गया। चलिए जी, मैं यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाना चाह रहा हूँ। तो आई विल काउंट, और मैं लाइन लगाऊंगा। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ 1। 1 मिनट मुझे देना यार ज़रा, थोड़ा सा। एक्चुअली यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि 9.5 सेंटीमीटर में रूलर पे लगा रहा हूँ, वो आ रहा है। ठीक है, तो ज़रा देखें ये बेटा, ये टर्निंग पॉइंट वाला सवाल बहुत आसान होता है। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन किसी दिन करा रहा हूँ, तो बस ज़रा सुन लेना आके। अच्छा, 9.5 सेंटीमीटर, तो 9.5 सेंटीमीटर ये रूलर पे मेरे पास बहुत छोटी आ रही है, वरना यहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो ज़रा मैं यहाँ पे अपने 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 क्वेश्चन का स्केल ले लेता हूँ। 24। 24, आप लोग ज़रा एक कुछ भी मत देखें। 24/2, ओके, 9.5, 12, टू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, मैं अपने रूलर के मुताबिक यहाँ पे एक लेंथ ले रहा हूँ 19.5, 9.5 की, तो 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 19। चलें जी, मैं यहाँ पे 9.5 की लेंथ ले रहा हूँ। तो सब देखें बेटा प्लीज़, मैंने 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई की, क्योंकि मेरे पास PDF थोड़ी सी वो ऐसी है, तो ये 19 बनती है यहाँ पे। ओके, ये बेटा 9.5 सेंटीमीटर की लेंथ है।
अच्छा, दूसरी लेंथ है बेटा 8 सेंटीमीटर की, तो वो मैं लूँगा 16 पे। चलो जी, ये हो गया बेटा 8 सेंटीमीटर की लेंथ। अच्छा जी, ये दोनों लेंथ मैंने क्यों लिए हैं, ताकि आप लोग साइड पे लाइन लगा लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंपास करना है। सर आई हैव ऑलवेज बीन टॉट बाय ओपनिंग कंपास ऑन रूलर, सो व्हाई कांट वी ऑप्ट फॉर दिस। बेटा उसमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है ना कि लेट सपोज अगर मेरे पास ये रूलर हो ना, और मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि कैम्ब्रिज में क्वेश्चन चेक कैसे होता है। आपको अगर मेरा रूलर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास रूलर है। अगर मैं इस रूलर पे अपनी फॉर एग्जांपल कंपास को करता हूँ स्टक, तो मुझे अपनी फिंगर को यहाँ पे पहले स्टक करना पड़ेगा, और मैं रूलर ओपन करते वक्त या तो मेरी फिंगर नीचे चली जाएगी या रूलर स्लिप हो जाएगा, तो मेरी लेंस जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आई थिंक सो कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्म जहाँ पे आपकी गलती ही नहीं होगी बिल्कुल। आपने 9.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है, और वो कंपास आपने यहाँ पे प्लेस किया। लेट्स से ये 9.5 है, मैं अंदाजे के तौर पे लगा रहा हूँ, मैंने ये आर्क लगा दिया। एंड नाउ द अदर वन इज 8, तो मैंने अब 8, अब कंपास यहाँ पे रखना है। अब 8 सेंटीमीटर के लिए मैंने आर्क लगाना है। लेट्स से वो आर्क मैंने कुछ यहाँ पे लगा दिया, तो जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज माई पॉइंट। तो मैं अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दूंगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर दूंगा। आई होप मेरा बच्चा सबको क्लियर हो गया है। हाउ लॉन्ग इज टुडेज क्लास, कितना क्या टाइम हो गया, 8:01। बेटा बस दुआ करो मैं थकूं तो बस मैं फिर बंद कर दूंगा क्लास, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया जी। लाइंस लगाना कंपास के लिए हेल्प हो जाता है। चलो जी, आगे चलिए। चलो जी, ये मैं क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ये भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देख लो बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है स्केच द कर्व ऑफ x³ - 4x। अच्छा, आप में से अगर किसी बच्चे ने ये किया ना, आपको सिर्फ एक नंबर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे 3 नंबर लेने हैं। अब 3 नंबर लेने के लिए कैसे करते हैं, आप ज़रा प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आप में से जो बच्चा थक गया वो जा सकता है, ठीक है, ओके। स्केच करने के लिए is for the y-intercept? No, you are wrong. Why? Because the cubic equation format is ax cube plus bx square plus cx plus d. That is the format of the cubic equation. Yeah, this is in O levels. Acha, that is x cube and minus 4x. So this is 0x square and this is plus d, and plus d is also 0. So technically speaking, here d is equals to 0 means that this is origin. So let me cross the y-intercept. So I have this now कि यहाँ पे ये आपके आ रहा है। सर दिस क्वेश्चन फॉर IG और GC और बोथ दोनों पे होना चाहिए। 3 नंबर कैसे लेते हैं जी, x इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इंटरसेप्ट इज 0, y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 0, तो वो मैंने क्रॉस किया। या d इज y इंटरसेप्ट इन क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में, देयर इज नो कांस्टेंट, सो इट मींस दैट इट इज क्रॉसिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सो नाउ to find out x intercepts, what we do, we put y equals 0. So x cube minus 4x equals 0. X is common, x square minus 4 equals 0. We are aware that this is x into x plus 2 and x minus 2 third identity, means that x equals 0. X plus 2 equals 0 means that x equals minus 2. X minus 2 equals 0 means that x is equals to plus 2. इसका मतलब क्या है कि एक यहाँ पे होगा -2 और एक यहाँ पे होगा लेट्स से +2। तो अब हमें वेव बनानी है, तो वेव बनाने के लिए क्यूबिक इक्वेशन की वेव कुछ ऐसी होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया जी x इंटरसेप्ट 0 to ओके। तो यहाँ पे 3 नंबर जो हैं बेटा, वो आपको तब मिलेंगे जब आपने ये दो x इंटरसेप्ट भी क्रॉस किए हैं। अगर आपने लेट सपोज आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने देखा कि जी x³ आया हुआ है, तो और आपने ऐसे ही बना लिया, ऐसी वेव बना ली, चाहे वो वेव ऐसी बन रही हो, चाहे वो वेव ऐसी बन रही हो, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उन्होंने तो 1 2 3 दिए ही नहीं। ये तो कमाल है ना हमारी कि हमने कैसे निकाले हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ फंक्शन, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन का प्रो मैक्स वर्जन है। अच्छा, चलें जी, आगे चलते हैं। ऑन द एक्सेस स्केच द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। IG वालों साइन एक्स ग्राफ देख लो बेटा। साइन एक्स ग्राफ के लिए याद रखो, वैल्यूज याद रखना। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। अब यहाँ पे गलती ये होती है ना बेटा, 1 के ऊपर आपने लगानी है डॉटेड लाइन ऐसे, ये पेपर में भी डॉटेड लगा लीजिएगा। आपका ग्राफ जो है 1 और -1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ओके। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज +1। ये नॉन कैलकुलेटर में आ सकता है, अच्छा ये याद होना चाहिए आपको, ये तो हमें याद भी है। साइन 180 भी 0 होगा, ठीक है। साइन 360 भी 0 होगा। साइन 91 है, साइन 180 0, साइन 270 जो है वो -1 है। अब सिर्फ और सिर्फ दो यूज़ बनाने हैं।
तो यहाँ से यू ले जाओ, इसको टच करो और नीचे ले आओ, इसको टच करो और नीचे आ जाओ। इस डॉटेड लाइन से नीचे नहीं आना चाह, बस इस तरह का ग्राफ बना देना, साइन ग्राफ। सर और कल कर लें प्लीज़, आई एम टायर्ड बट आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। सर अगर आप अभी पेपर दे तो डिस्टिंक्शन आ जाएगी आपकी। यार पता नहीं मुझे, लेकिन आई एम गोइंग टू अपीयर इन अक्टूबर नवंबर इन बोथ ओ लेवल्स एंड IGCSE, दोनों पेपर में अक्टूबर नवंबर में देने वाला हूँ, क्योंकि सिलेबस चेंज है तो मुझे इस सिलेबस के ऊपर बुकलेट बनाने के लिए देना है पेपर, ठीक है। डिस्क्राइब द फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा डी, IG वालों जरा बताओ बेटा, डिस्क्राइब फुली सिमेट्री, इसकी कौन सी सिमेट्री होगी, अक्टूबर नवंबर और, सॉरी यार, अब मैं साथ साथ चैट पढ़ रहा हूँ, इसकी कौन सी सिमेट्री होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री। वेरी गुड। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ व्हाट ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री, यस ऑफ ऑर्डर 2। 2 मार्क है बेटा इसके। साइन ग्राफ की रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, रोटेशनल में सर अक्टूबर नवंबर का थ्रेशोल्ड फिर आप बढ़ा कर जाएंगे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, माइट भी हो सकता है कि पेपर में शायद मैं गलत कर लूँ शायद। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, बस ये सिमिलरिटी हमारी डिस्कशन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रिग्नोमेट्री। 5 मिनट ब्रेक प्लीज, चलो ले लो यार, एक 5 मिनट ब्रेक ले लो यार, कभी कुछ पता नहीं चलता है, नज़र इज़ वेरी रियल। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा था, ये इस तरह की गलतियां हो जाती हैं कि वो बच्चे ने कहा कि सर आपने cos tan लिख दिया और आपने ये लिख दिया है। चलो एक 5 मिनट ब्रेक लगाते हैं, जो बच्चा नहीं थका वो ये क्वेश्चन स्टार्ट कर ले, ठीक है, वो क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। सर एक काम करें, इंटेंशनली फेल हो जाए थ्रेशोल्ड गिरे, यार मेरे फेल होने से थ्रेशोल्ड नहीं गिरेगा। नो सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ाते यार, आई डोंट थिंक सो कि, पता नहीं मैं अच्छा टीचर हूँ कि नहीं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को समझता हूँ, दैट इज़ व्हाट रियल टीचर शुड बी। मतलब रट्टा करवा के यार समझा के पढ़ाने में से बहुत बेहतर है, ठीक है, तो रट्टा नहीं करवाना चाहिए। आपको समझा के पढ़ाना जो है ना, दैट इज़ व्हाट द इंटेंशन ऑफ द एजुकेशन इज़। आजकल के ज़माने में यकीन करो, मैं जब इंटरनेट पे देखता हूँ ना कि, थैंक यू सो मच, अच्छा देखें जी, याद याद रखें कि A लेवल्स पढ़ाते हैं बेटा, बिल्कुल पढ़ाने का तो टाइम नहीं है मेरे पास फ़िलहाल के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह नियर बाय फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि कमिंग ईयर में आई विल स्टार्ट एड मैथ्स। पहले मैं एड मैथ्स को स्टार्ट लूँगा और फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट A लेवल्स मैथ्स। उमायमा जी, उमायमा मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ यार, लाइव ऑन यूट्यूब के लिए यार बहुत, पता नहीं, हिम्मत नहीं होती यार, दिल का जोर नहीं है। मैं वाई की वैल्यू लिए कांट वी जस्ट पुट एक्स। अच्छा एक मिनट सफर करो जरा, एक मिनट बेटा चैट बंद करो, उमायमा का सवाल गायब हो रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में वाई की वैल्यू के लिए कांट वी जस्ट पुट एक्स, अच्छा एक मिनट जरा सफर करो, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आप ये भी पुट कर सकते हैं कि आप एक्स को अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो डेफिनेटली वाई ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। बिल्कुल होगी, कल भी होगी मैराथन। यार एक्चुअली एड मैथ्स के लिए ना, एड मैथ्स के लिए मैं मिस नहीं करवाना, एक्चुअली आई एम प्रोग्रेसिंग इन स्टेप वाइज, मैं आपको समझाता हूँ उसका मसला क्या है। देर आर फ्यू टीचर्स इन मार्केट के, वो क्या करते हैं कि स्ट्रेट अवे ओ लेवल्स भी पढ़ाते हैं, IG भी पढ़ाते हैं, एड मैथ भी पढ़ाते हैं, AS भी पढ़ाते हैं, A2 भी पढ़ाते हैं, एंड आफ्टर समटाइम्स वो कहीं पे भी नहीं होते, ठीक है। तो टीचर के लिए होना, आपके लिए पास रिसोर्सेज पहले पूरे होने चाहिए। तो अभी मेरी बुकलेट्स अपनी हैं, वर्कशीट्स अपनी हैं, बुक्स अपनी हैं, नोट्स अपने हैं, हर चीज़ अपनी है। अभी मेरा जाके जो रिकॉर्डेड सेशन है वो कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट सेशन से अगर कोई स्टूडेंट मेरी फेस टू फेस क्लासेस में नहीं बैठेगा तो वो मेरी रिकॉर्डिंग्स भी ले सकता है और वो अपने कन्वीनियंट टाइम पे देख सकता है। जी उमायमा, उमायमा आपने कहा कि नहीं, तो उमायमा बिल्कुल आप आपने जो ऊपर वैल्यू ऑफ एक्स को अगर आप जीरो पुट कर देती ना तो आपके पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाता, ठीक है। आपका अगर ये मतलब है, और एक्स एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड करने के लिए आपको वाई को इक्वल टू जीरो पुट करना ही था, ठीक है। अच्छा जी, सर्कल प्रॉपर्टी है बेटा, सर्कल के अलावा वहाँ पे ना लगाया करें सर, रोज़ क्लासेस रखें। मेरा सर ने एक्सपेक्टेड ग्रेड B दिया है, आई वांट टू प्रूव हिम कि मेरा ये स्टार यार आएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। मैं सारे फार्मूले नहीं दिए होंगे, मतलब कि याद करके जाना होंगे, जी बिल्कुल।
सर मैथ्स मैराथन टुमारो नॉट यस सेम टाइम। सर मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बेटा मैं तुमसे बहुत खूबसूरत ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह स्टार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिक्स सिर्फ वेक्टर्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाएंगे इन कमिंग मैराथन सेशन? बिल्कुल करवाएंगे जी। सर मॉक में अगर डी आया तो ए स्टार आ सकता है? बिल्कुल, अगर आप लोग आपने मॉक को नॉन सीरियस लिया है तब, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं मैथ्स के तब। कैन वी डू P1 टुमारो? सर एक्सपेक्टेड ग्रेड्स तो बता दें। यार एक्सपेक्टेड ग्रेड्स तो मैं अभी लगाऊंगा, मैं ऑफिशियल हैं तो वो मैं चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करता सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर एंगल G42, अच्छा मैं जा रहा हूँ। सर मॉक में 90/100 एंड 76/100 आया तो आपका क्या ग्रेड आएगा? बेटा आपके चांसेस ए के हैं, ए स्टार के नहीं। ठीक है, 90/100 एंड 76/100 इट इज़ 166। एंड लास्ट ईयर 177 आउट ऑफ 200 पे ए स्टार था, तो किसी के अगर 176 भी है ना तो वो ए था। बेटा व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चलें जी, ब्रेक ओवर, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जी, द डायग्राम शोज द ट्रायंगल ए बी सी विद अ पॉइंट जी इनसाइड। ओके, सी बी इज 11 एंड सी जी इज 5.3 एंड बी जी इज 6.9। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अननोन क्या है बेटा? पहले अननोन को मार्क कर लो। ठीक है जी, अननोन को हमने किया मार्क। अच्छा, अब हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। देयर आर टू ट्राइंगल्स इन दिस शेप। तो इस शेप के अंदर बेटा दो ट्राइंगल्स हैं, तो मैं ये छोटे वाले ट्राइंगल को जो है वो थोड़ा मैंने बाहर निकाल दिया। इसका नाम है CG एंड दैट इज बी। यहाँ पे लिखा 11 सेंटीमीटर। अच्छा मैंने नाम मिटाने हैं पहले, ज़रा क्यों मिटाए हैं बताता हूँ। 11 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 6.9 सेंटीमीटर, ये मैंने लिखा 5.3 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, तो मैंने आपको कहा था कि कोसाइन रूल पेपर में गिवन होता है, जो अननोन हो वहाँ पे कैपिटल ए लिख दो, तो इसको बी लिख दो, इसको सी लिख दो। ये हो गया बेटा स्मॉल ए, ये हो गया बेटा स्मॉल बी, और ये हो गया बेटा स्मॉल सी। कोसाइन रूल लगाएं और वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लें। ठीक है जी, तो कोसाइन रूल लगाने का तरीका मैंने बताया और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 6.9 स्क्वायर माइनस 5.3 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2 इंटू 5.3 इंटू 11। तो x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ द आंसर। तो कॉस इनवर्स ऑफ द आंसर क्या आ रहा है बेटा? कॉस इनवर्स 29.50। कोई बच्चे ने बताया मुझे 29.50, तो 1 डेसिमल प्लेस में 29.50 इज द आंसर, तो 4 मार्क्स हैं इसके। 29.5 लिख देंगे हम लोग। आंसर पूरा लिख देना ऊपर, यहाँ पे आंसर लाइन पे वो करना पे गुजारा। अच्छा जी, 29.40। तो ये आ गया बेटा 29.40। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ज़रूर लिखें, यहाँ पे आप लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। ओके, so the second triangle in this question is Umaima. It is AC and that is B. Angle A is 42 and angle C total is 54 plus 29 is how much beta? 54 plus 29.5 is 83.5। बेटा मैं अपनी ये रिकॉर्डिंग जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके इसको देख भी सकते हो और साथ में ये PDF अटैच कर दूंगा। 83.5, बल्कि PDF तो मैं कॉन्सेप्चुअल के अपने पोर्टल भी डाल दूंगा। ठीक है, आपको उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी गॉट द आइडिया दैट CB इज 11 सेंटीमीटर। तो AB हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड करना है AC। वी नीड टू फाइंड आउट AC विच इज टेक्निकली स्मॉल b। आई कैन फाइंड आउट एंगल B। एंगल B निकालना है बेटा 180 माइनस 42 माइनस 83.5। बेटा वो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्या? तो यार है 54.5। अच्छा जी, अब AC निकालना है तो साइन रूल लगा लें। क्वेश्चन में कोसाइन रूल एक ही दफ़ा आएगा, ये याद रख लें, दो दफ़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लगा लें जी AC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 54.5 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय साइन 42। और पूरे पेपर में भी साइन कोसाइन रूल एक ही दफ़ा आएगा, डोंट वरी। एक मिनट सफर करो ज़रा, मैं तुम्हारा ये पढ़ता हूँ। मैं तुमने प्रोबेबिलिटी भेज दिया डायरेक्ट मुझे बीच में। AC इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई विद साइन 54.5 डिवाइडेड बाय साइन 42। चलें जी, साइन 42 को इसके नहीं कैलकुलेटर करें जी। AC क्या आ रहा है? 54.5 आ रहा है, फातिमा कह रही है 54.5। दैट इज 54.5। सर एंगल G42 का डबल हो सकता बेटा? ये सर्कल नहीं है, इट इज जो आप प्रॉपर्टी बता रही हैं सर्कल, सर्कल प्रॉपर्टी है। ठीक है, साइन कैसे सर? बेटा साइन क्यों? क्योंकि यार इस ट्राइंगल के अंदर देखो ना, इस ट्राइंगल के अंदर
बी निकालना था, तो बी डिवाइडेड बाय साइन 54.5 एंड 11 डिवाइडेड बाय साइन 42, इजी। अच्छा, किसी ने कहा है कि आंसर गलत है, ज़रा आंसर देखें बेटा। आंसर देखिएगा, 54.5। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं 13.38 आ रहा है, तो बेटा ये आपने जिसने भी मुझे बताया, तो काइंडली प्लीज़ ज़रा आप बी केयरफुल इन पेपर, पेपर में ख्याल रखिएगा। 13.4, एंड यस 13.4 इट डज मेक अ सेंस, क्योंकि वो 11 है, 54 तो बहुत बड़ा था। वेल डन रामीन एंड एवरी वन, जुरेज, हानिया, यमुना, गुड जॉब। चलें जी, साइन ग्राफ में छोड़ देता हूँ, 27 क्रॉस कर दिया मैंने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो सिमिलैरिटी का है, और ये रीजंस वाला क्वेश्चन जो है, ये बस ये अब पेपर का हिस्सा नहीं है, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। अच्छा, ये बस कराएंगे क्वेश्चन, ये भी आप लोग को ट्राई कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा जी, मेंसुरेशन है। आई थिंक ये वाला सवाल हमने पिछले मैराथन में किया भी हुआ है। एग्री। चलें जी, बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बाकी हम लोग कल करेंगे, कल भी दोबारा होगा। सर रीजंस ओ लेवल्स में आते हैं ना, बिल्कुल वो आते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग भी थक गए हैं, बच्चे भी थक गए हैं। और दूसरी बात ये कि कल हमारी जो क्लास होगी, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के करेंगे ट्रिकी केसेस, इंक्लूडिंग एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। उमाइमा मुझे याद है, लेकिन इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, तो जहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए और डिप्रेशन के लिए बस एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपने ये रूल ऑफ जेड याद रखना है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी, ये यहाँ पे मैं हूँ, और ये यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज क्लॉक। तो अगर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लॉक देखना है फ्रॉम माई साइड, तो दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहाँ से ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंड ऑलवेज वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, एंड 99% वी विल बी यूजिंग टैंजेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ज़रा क्वेश्चन पढ़ने दें जी, बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डिस्कशन भी हमारी जो है साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा।